हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है मूल्यांकन। मम्मी जी, श्रुति दीदी का फ़ोन है। साक्षी की आवाज़ पर अनीता ने फ़ोन हाथ में लिया। हेलो कहते ही श्रुति की घबराई सी आवाज़ आई। मम्मी, एक प्रॉब्लम हो गई है। माँ बाथरूम में गिर गई है। उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। अरे, कैसे? कहाँ? कब? अभी कैसी हैं? कोई है उनके पास? श्रुति की माँ यानी सास के गिरने की खबर सुनकर अनीता ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। तो प्रत्युत्तर में श्रुति रोनी आवाज़ में बोली, वो इंदौर में ही है। आज रात उन्हें अहमदाबाद के लिए चलना था। उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अब कैसे आएगी मम्मी? अब मेरा क्या होगा? 2 हफ्ते बाद सलील को कनाडा जाना है और अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है। मम्मी, आप आओगी क्या? श्रुति के पूछने पर अनीता एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। 1 महीने पहले ही बेटे का ब्याह किया है। नई नवेली बहू को देखते हुए ही प्रोग्राम तय हुआ था कि डिलीवरी के समय श्रुति की सास अहमदाबाद आ जाएगी और 1-1.5 महीना रुककर वापस आएगी, तब वह जाएगी। ऐसे कम से कम 2.5-3 महीने तक श्रुति और उसके बच्चे की सार संभाल हो जाएगी। तू घबरा मत, देखते हैं क्या हो सकता है। श्रुति को तसल्ली देकर अनीता ने फ़ोन रखा और प्रेग्नेंट बेटी की चिंता में कुछ देर यूं ही बैठी रही। परिस्थिति वाकई विकट थी। समधन जी के हाथ में फ्रैक्चर होने से उनके साथ साथ सबके लिए मुश्किलें बढ़ गई। कैसे होगा? इस चिंता से उन्हें बहू साक्षी ने उबारते हुए कहा, मम्मी जी, आप दीदी के पास अहमदाबाद चले जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। अनीता के हिचकने पर उसके ससुर भी बोले, इतना सोचने वाली कौन सी बात है? नील तो है यहाँ, अब तो साक्षी भी है। तुम और उपेंद्र तुरंत निकलो। पर पापा जी, आप कैसे रहेंगे? आपकी देखभाल, परहेजी खाना सब हो जाएगा। मेरे बहू बेटे नहीं होंगे तो क्या तुम्हारे बेटा बहू तो है ना? अरे पापा जी, नील को तो ऑफिस से फुर्सत नहीं है और इसे आए अभी महीना भर ही हुआ है। इनके भरोसे कैसे? अनीता हिचकिचाई तो 80 बरस के बूढ़े ससुर जी हंसते हुए बोले, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो अपनी देखभाल ना कर पाऊँ, और ना साक्षी बच्ची है जो घर ना संभाल पाए। तुम्हारी शादी हुई थी तब तुमने 20 बरस की उम्र में सब संभाल लिया था और तुम्हारी सास तो 16 बरस की ही थी जब ब्याह कराई थी। अरे, साक्षी कैसे नहीं संभालेगी घर? क्यों साक्षी संभालेगी ना? हाँ जी दादाजी। क्या कहती साक्षी और क्या कहती अनीता अपने ससुर को कि तब के और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। अनीता का सिर अपने ससुर के सामने श्रद्धा से झुक गया। विपरीत परिस्थितियों के चलते मैं खुद को संभाल लूँगा कहकर उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जबकि वह जानती है कि पापा जी को बाथरूम तक जाना भारी पड़ता है। पापा जी और घर की जिम्मेदारी साक्षी के भरोसे छोड़ने में उन्हें डर ही लग रहा था। आजकल की लड़कियां क्या जाने घर की सार संभाल। पर पापा जी और परिस्थितियों के आगे वह विवश थी। यूं तो साक्षी 1 महीने से घर में है, पर अधिकतर समय तो मायके, हनीमून और घूमने फिरने में ही निकल गया। वे स्वयं बेटे की शादी के बाद बड़े प्रयास से घर की व्यवस्था पुरानी पटरी पर लौटा पाई थी। अब यूं अचानक घर छोड़ छाड़ कर अहमदाबाद के लिए निकलने को मन नहीं मान रहा था। पर मौके की नज़ाकत समझते हुए घर की व्यवस्था, पापा जी के परहेजों और दवाइयों के बारे में नील साक्षी को समझाकर वह और उपेंद्र तुरंत हवाई जहाज़ से अहमदाबाद के लिए निकल गए। 9वें महीने के आखिरी हफ्ते में कब डिलीवरी हो जाए कुछ पता नहीं। मम्मी पापा को देखकर श्रुति का सारा तनाव छूमंतर हो गया। उनके पहुंचने के 4 दिन बाद ही उसने पुत्री को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद दामाद सलील कनाडा चले गए। अनीता ने घर की सारी व्यवस्था संभाल ली और उपेंद्र ने बाहर की।
श्रुति और नन्ही परी के बीच समय कैसा निकला कुछ पता ही नहीं चलता। भोपाल फ़ोन करने पर पापा जी यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है कहकर तसल्ली दे देते। 40 दिन बाद श्रुति ने अनीता से कहा, मम्मी अगले हफ्ते सलील आ जाएंगे, मैं भी चलने फिरने लगी हूँ, आप चाहो तो भोपाल चली जाओ। यह सुनकर अनीता ने राहत की सांस ली। मन को घर में अटका ही था, सो श्रुति के कहने पर 2 दिन और रुककर अनीता ने वापसी का टिकट कटवा लिया। साथ ही उपेंद्र और श्रुति को कह दिया कि उनके भोपाल पहुंचने की खबर पापा जी नील साक्षी को कतई ना दे, सरप्राइज का मज़ा रहेगा। सरप्राइज की बात सुनकर श्रुति खुशी खुशी मान गई, पर उपेंद्र पहुंचने की सूचना ना देने से कुछ असहज थे। रास्ते में ट्रेन में उन्होंने इस बाबत अनीता से बात की तो वह बोली, पहली बार साक्षी के भरोसे पापा जी और घर की जिम्मेदारी छोड़ी है। पापा जी नील तो सीधे साधे हैं, जब भी फ़ोन किया सब ठीक है, चिंता मत करो कहते रहे। अचानक पहुंचने पर साक्षी का असली मूल्यांकन हो पाएगा कि वो घर संभालने में कितनी सक्षम और घर वालों के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह सुनकर उपेंद्र अवाक रह गई। अनीता के फ़ोन ना करने के पीछे छिपी मानसिकता का उन्हें जरा भी भान नहीं था। वो तो समझे बैठे थे कि अनीता अचानक पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य में डुबोने का मंतव्य रखती है। बिना किसी को सूचित किए उपेंद्र और अनीता घर पहुंचे तो खुद सरप्राइज हो गए जब घर में ताला लगा देखा। बाहर का गेट किराएदार ने खोला और बताया कि सब लोग सुबह से ही बाहर हैं। घर के बरामदे में उन्हें बैठाकर वह चाबी लेने चला गया। आसपास नज़र दौड़ाते अनीता उपेंद्र बेतरह चौंके जब उन्होंने पापा जी के कमरे की बेंत की आराम कुर्सी और मेज बरामदे में रखी देखी। किराएदार से चाबी लेकर ताला खोला तो सख्ते में आ गए। पापा जी के कमरे में पर्दे और पेंटिंग्स के अलावा कुछ नहीं था। दीवान अलमारी सब बरामदे से लगे छोटे से गेस्ट रूम में आ चुके थे। कमरे का हुलिया देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आया। कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से पापा जी का कमरा सजाया गया था। सुंदर पर्दे, पेंटिंग्स, केन की कुर्सियाँ जिसमें मखमल की गद्दी लगी हुई थी, अखबार रखने के लिए तिपाही, एक छोटा टीवी, सारी सुविधा से संपन्न बुजुर्ग आज उसकी अनुपस्थिति में गेस्ट रूम में पहुंच गए थे। कल की आई लड़की की हिम्मत देखो, उपेंद्र पापा जी का ये हाल किया तो हमारा क्या हाल करेगी बुढ़ापे में। आवेश में बड़बड़ाती हुई अनीता पूरे घर में घूम आई थी। बाकी घर का हुलिया ठीक ठाक ही था। नील के ऊपर भी उसे बहुत क्रोध आया। उसी समय अनीता से मिलने बगल वाली पड़ोसन आ गई। अनीता को देखकर वह बोली, तुम्हें ऑटो से उतरते देखा तो चली आई, अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम नहीं थी तो तुम्हारे ससुर का तो बड़ा बुरा हाल था। 1-2 बार आई मिलने, तभी जाना कि तुम्हारी नई नवेली बहू ने उन्हें अपने कमरे से बेदखल कर दिया है। मैं तो अक्सर उन्हें बरामदे या लॉन में भटकते देखती थी। अब हम लोग तो उसे कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी आजकल की लड़कियां किसकी सुनती हैं। कहीं पलटकर मुझे कुछ कह देती तो भाई मैं तो ना सह पाती। बस तुम्हारे ससुर को देखकर बुरा लगता था। तुम लोगों ने उन्हें इतने आदर से रखा, पर तुम्हारी बहू ने तो। यह बोल ही रही थी कि पापा जी की रौबदार आवाज़ आई, बेटा जी आप मेरे लिए इतना परेशान थी, यह जानकर बड़ा अच्छा लगा, पर अपनी परेशानी मुझसे साझा कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। यह सुनकर पड़ोसन हकबका गई और अनीता सिर पर आंचल रखकर ससुर जी के पाँव छूने लगी। आप कहाँ गए थे पापा, और अकेले कहाँ से आ रहे हैं? अकेला नहीं हूँ, साक्षी है बाहर, कोई जानने वाला मिल गया है, उससे बात करने लगी है। पर यह बताओ तुम लोग आने वाले हो, ये किसी को बताया क्यों नहीं? पापा जी ने पूछा तो उपेंद्र बगलें झाँकते हुए बोला, अनीता आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहती थी। उपेंद्र की बात सुनकर पापा जी कुर्सी से अपनी छड़ी टिकाते बोले, सरप्राइज़ तो हम अच्छे से हो गए, पर जान जाते तुम लोग आने वाले हो तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना लेते, घर पर ही मिलते। सब ठीक तो है पापा? उपेंद्र ने चिंता से पूछा तो वह बोले, सब ठीक है भाई, डायबिटीज़ कंट्रोल में है। पापा जी आप यहाँ कैसे आ गए, मतलब इस छोटे से गेस्ट रूम में?
अनीता के पूछने पर वह बोले, अरे अभी उन्होंने तो बताया कि तुम्हारी बहू ने मुझे यहाँ भेज दिया। और हाँ बेटा जी, अब पापा जी पड़ोसन से मुखातिब थे। तुम जो अभी मेरे बहू के कान भर रही थी, मुझे मेरे कमरे से बेदखल कर दिया गया, तो सोचो ऐसी हालत में तो मैं यहाँ दुखी गमगीन सा दिखता और बेटे बहू की नाक में दम न कर देता कि जल्दी आओ। सॉरी अंकल जी, मैंने जो महसूस किया सो कह दिया। अनीता से दिक्कत यही है, हम जो महसूस करते हैं वो सही पात्र से नहीं कहते। तुमने जो महसूस किया उसकी चर्चा मुझसे कर लेती तो ठीक रहता। अब देखो, जैसे मैं अपने बेटे बहू से नहीं कह पाया कि मेरे बड़े से कमरे में मुझे अकेलापन लगता है, अनीता उपेंद्र ने इस घर का सबसे अच्छा कमरा मुझे दिया, इतने प्यार से सजाया संवारा। पर सच कहूँ तो कमरे से बरामदे और लॉन के बीच की दूरी के चलते आलसवश टहलना छूट गया। अरे तो ये बात पहले क्यों नहीं कही पापा जी? अनीता के कहने पर पापा जी भावुक होकर बोले, संकोचवश ना कह पाया। कैसे कहता बेटी, जिस कमरे के पर्दे के सिलेक्शन के लिए तुम 10 दुकानें घूमी हो, जिसके डेकोर के लिए तुम घंटों नेट के सामने बैठी हो, उस कमरे के लिए कैसे कह देता कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। तू तो मेरी प्यारी बहू है, पर तेरी बहू तो मेरी माँ बन गई। वह तो सीधे ही बोली, दादाजी आप दिन भर कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? आलस छोड़िए, बैठे बैठे घुटने और ख़राब हो जाएंगे। उसने मेरे कमरे से कुर्सी मेज निकलवा कर बरामदे में डलवा दिया। मैंने कहा कि लेटने के लिए कमरे तक जाना भारी पड़ता है, तो यह सुनकर तुम्हारी बहू बोली, दादाजी जब तक सर्दी है तब तक के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएं। मुझे भी सही लगा। आराम करने की तलब होने पर बरामदे और लॉन से गेस्ट रूम आना सुविधाजनक था। गेस्ट रूम से लॉन बरामदा सब दिखता है। जब मन करता है बरामदे में टहल लेता हूँ, जब इच्छा हो लॉन में पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ देख लेता हूँ। किराएदार के बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ मन में ऊर्जा भर देती है। किराएदार के बच्चे नीचे खेलने आते हैं तो 2 बातें उनसे भी कर लेता हूँ। छोटा वाला तो रोज़ नियम से शाम 6 बजे लूडो ले आता है। बुरा ना मानना बेटी, ये कमरा छोटा ज़रूर है, पर इसमें पूर्णता का एहसास है। चलने फिरने में गिरने का डर नहीं रहता है। आसपास खिड़की दरवाजे मेज कुर्सी का सहारा है, छड़ी की ज़रूरत नहीं। अरे वाह, मम्मी जी आ गईं। सहसा साक्षी का प्रफुल्लित स्वर गूंजा। पैर छूते हुए वह चहकी, अरे बताया नहीं कि आप आ रहे हैं, पता होता तो आज हम हॉस्पिटल ना जाते। अनीता चुप रही तो पापा जी बोले, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। साक्षी चहकते हुए बोली, आज सरप्राइज़ का दिन है क्या? मम्मी जी पता है दादाजी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, देख लो मेरी सैर रंग लाई। पापा जी के कहने पर साक्षी बोली, मम्मी जी बड़े जोड़ तोड़ किए दादाजी को टहलाने के लिए। रोज़ हम कहते टहलने को तो दादाजी आजकल कहकर टाल देते और अपने कमरे में बंद रजाई ओढ़े ठिठुरते रहते थे। बस एक दिन इलाज निकाला, पापा जी की रजाई और दीवान कमरे से हटाकर यहाँ डाल दी। अब प्यासी को कुएं के पास तो आना ही था। इस कमरे के पास बरामदा होने से इनका अड्डा यहीं जमने लगा है। बरामदे और लॉन की पूरी धूप वसूलते हैं। साक्षी हंस पड़ी थी। पापा जी मुस्कुरा रहे थे, पर अनीता मौन थी। उसे गंभीर देखकर साक्षी की हंसी थम गई। वह कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी मम्मी, नील ने पहले ही कहा था कि मेरी हरकत पर मुझे खूब डांट पड़ने वाली है। सोचा था जब आप आएंगी तब तक जनवरी के कड़ाके की ठंड निकल जाएगी। आपके आने से पहले सारी व्यवस्था पहले जैसे कर दूंगी, पर आप तो बिना बताए आ गई और मेरी खुरापात पकड़ी गई। यह सुनकर अनीता गंभीरता से बोली, बताकर आती तो मूल्यांकन कैसे करती? किस बात का? साक्षी ने अचरज से पूछा तो अनीता बोली, सिक्के के दूसरे पहलू का मूल्यांकन। सिक्के का एक पहलू सही तस्वीर नहीं दिखाता है, ये आज जान लिया। अपने जीवन में मैंने कई बुजुर्गों को उपेक्षित जीवन जीते देखा है। जब घर बनवाया तभी सोच लिया था कि पापा जी को सबसे बड़ा सुंदर और आरामदायक कमरा देंगे, पर इस चक्कर में हमने पापा जी को कमरे से ही बांध दिया, साथ ही अकेलेपन से भी। इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। सर्दी तक तो यहाँ ठीक है,
पर गर्मियों में पुराने कमरे में रहेंगे पापा जी। पापा जी के पुराने कमरे में लाइब्रेरी शिफ्ट करके एक छोटा सा सोफ़ा और क्वीन साइज बेड लगा देंगे। आने जाने वाले पापा जी के कमरे में बैठेंगे ताकि वहाँ रौनक भी रहे और बड़ा कमरा छोटा भी लगे और पापा जी का दिल भी लगा रहेगा। अरे वाह मम्मी जी, ये तो और भी बढ़िया आइडिया है। वैसे दादाजी दिन में यहाँ और रात को वहाँ सो सकते हैं। ये लो जी एक और आइडिया, उपेंद्र हंसकर बोले। तो पापा जी बनावटी दुख के साथ कहने लगे, इसका मतलब है कि मुझे दोनों कमरों की देखभाल करनी होगी। साक्षी हंसकर बोली, और नहीं तो क्या, इसी बहाने आपका एक कमरे से दूसरे तक चलना फिरना तो होगा। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे हाय मेरा घुटना जाम हो गया। अपनी नकल करती साक्षी को देख पापा जी मुस्कुरा कर बोले, अनीता तेरी बहू बहुत शरारती है। यह सुनकर अनीता तपाक से बोली, मेरी बहू नहीं पापा जी, आपकी माँ। सब हंसने लगे। इस बीच किराएदार के बच्चों की गेंद बरामदे में आ गई तो पापा जी 2 कदम चलने से कतराते थे। वह बच्चों की गेंद उठाने के लिए लॉन की ओर बढ़ रहे थे। अनीता उपेंद्र के लिए यह दृश्य सुखद था। आंटी जी आप चाय पियेंगी? साक्षी ने पड़ोसन से पूछा तो वह घर में काम बहुत है कहते हुए उठ गई। शायद उन्हें भी सिक्के के दूसरे पहलू का भान हो गया था। जाती हुई पड़ोसन को अनीता ने नहीं रोका। उसका ध्यान तो पापा जी की ओर था जो खिलखिलाते चेहरे के साथ गेंद बच्चों की ओर उछाल रहे थे। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।